आलोक जी, वोट टू यू। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति। हेलो। ओके। यस। ठीक। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति रेल में जा रहा था। अचानक टिकट चेक करने वाला उस व्यक्ति के पास आया। उसने कहा, तुम्हारा टिकट कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं दिखाता हूँ। उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला तो टिकट था नहीं। तो उसने एक बैग था उसके पास, उसने बैग खोजा तो बैग में भी टिकट नहीं था। तो उसने अपना ब्रीफ केस खोजा, उसमें भी टिकट नहीं था। फिर जब वो अपना होल्डाल खोलने लगा तो टिकट चेकर उससे नाराज हो गया। कहने, तुम कर क्या रहे हो भाई? होल्डार में कोई अपना टिकट लेके घूमता है क्या? तुम्हारे जो शर्ट का जेब है उसमें हाथ क्यों नहीं डालते? हो सकता है उसमें टिकट हो। तो आदमी टिकट चेकर से कहने लगा, भाई साहब, वो तो आखिरी उम्मीद है। अगर कहीं नहीं होगा टिकट तो फिर तो कमीज की जेब में होगा ही, फिर मैं उसमें से देख लूंगा। हमारे समाज में मीडिया आम जनता के लिए आखिरी उम्मीद की तरह काम करता है। जब उसको लगता है कि सरकार उसकी नहीं सुनेगी तो उसको लगता है मीडिया सुनेगा। जब किसी गरीब परेशान आदमी को लगता है कि ये जो धन्ना सेठ है ये लोग नहीं सुनेंगे तो उसको लगता है मीडिया सुनेगी। उसको लगता है जो ये लाट साहब लोग हैं प्रशासन नहीं सुनेगा तो उसको लगता है मीडिया सुनेगी। आम आदमी को ये बात बार बार लगती है कि अगर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा तो मीडिया सुनेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घट रही है, मीडिया की विश्वसनीयता कम हुई है। लोगों को लगने लगा है कि मीडिया पक्षपाती हो गया है। मीडिया वो आम जनता की बात नहीं सुनता है। वो टीआरपी की रेस में कहीं खो गया है। तो क्या है आज का मीडिया? ये हम आपको कई जानकार लोगों से बात करके सुनाएंगे। हमारे साथ श्री मनोज मिश्रा जी हैं, जिनके साथ मैंने जनसत्ता का सफर करीब 30 साल पहले शुरू किया था और जिन्होंने जनसत्ता में एक लंबा समय निकाला। आप नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और देश के जाने माने पत्रकार हैं। कई संस्थानों में आपने एक वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में कार्य किया है। श्री मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। श्री देवदत्त जी दुबे, जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश जानता है, जो भोपाल के कई महत्वपूर्ण चैनल्स में, अखबारों में काम कर चुके हैं और जिनका एक लंबा समय पत्रकारिता में निकला है। श्री विनोद फोतेदार जी हैं हमारे साथ, जो कई सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, जो सस्टेनेबल एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट पे एक बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं और पूरी दुनिया के कई कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, काम किया है। तो तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि चैनल्स, मीडिया आज की क्या स्थिति। तो सबसे पहले मनोज जी से शुरू करता हूँ। भाई साहब, टीवी चैनल्स आजकल आप उसमें डिबेट देखते हैं या नहीं देखते? पहला प्रश्न तो मेरा यही है। दूसरा, देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, जैसे राजनीतिक बहस में तो मुझे शामिल भी करते हैं। जो गंभीर एक चैनल जिसको एक दो लोगों को मैं मानता हूं, उसमें एनडीटीवी वगैरह में मैं जाता भी रहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से अब स्थिति वाकई ऐसी हो गई है कि ये कहना, मेरे कई जानने वाले पत्रकार और मेरे सीनियर लोग ऐसे हैं जो चैनल नहीं देखते। वो कहते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपने जो शुरुआती वक्तव्य में कहा, वास्तविकता यही थी कि वो एक हिंदी सिनेमा का डायलॉग है कि वो जज ये कहते हैं कि ये बदबूदार कमरे, करोड़ों मुकदमे, इस सब के बावजूद जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि आई विल सी इन कोर्ट। तो यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हुआ मेरे जैसा हर व्यक्ति का की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को ये जो विश्वास है कि जब दुनिया नहीं सुनेगी, पुलिस नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो कोर्ट सुनेगी। ये हमने जो सफर अपना देखा है 40 साल पत्रकारिता का, उसमें ये रहा है कि हमारे पास लोग, आप तो रहे ही हैं, लेकिन उससे भी पहले जब मैं मेरठ में था, वेस्टर्न यूपी कॉरेस्पोंडेंट या बाकी जगह जनसत्ता का ही, ऐसी ऐसी समस्या के लिए लोग घर में पति पत्नी के झगड़े सुलझाने के लिए लोग ग्राम प्रधान से नाराज होके, छोटी छोटी अदालतों से नाराज होके, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई क्रांतिकारी बदलाव करते थे, लेकिन उन समस्याओं को लिखने समय भी, बोलते समय भी और निजी रूप से भी प्रयास करके सुधार करते थे। अब जानबूझ के चैनलों पर झगड़े कराना, बहस कराना, टीआरपी की रेट में झूठी खबरें देना। आप तो खुद ही चैनल में रहे हैं काफी लंबे समय तक जिम्मेदार पद पर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये टीआरपी क्या बीमारी है। और अचानक बात करते करते जैसे वो टीआरपी बदलने लगा तो वो प्रोग्राम बदल देंगे। आप प्रोग्राम, अभी घोषणा हुई है कि 1 घंटा पहले का अमुक प्रोग्राम आएगा, पता लगा उसकी टीआरपी कम हो रही है तो बदल देंगे। और समाधान मुझे तो अब
ये वाकई ये लग रहा है कि जिसको हम ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का मानते हैं, वो बेमतलब का है, केवल पैसा बनाने कमाने और कुछ पैसे वाले जो बेसिक जो पूंजीपति है, जिन्होंने चैनलों पर अखबारों में पैसे लगा रखे हैं, उनका व्यवसाय बढ़ाने का ये एक धंधा है। जैसे हम आलू बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, उसी तरह से ये एक बेचने का धंधा है कि लोगों को गलत जानकारी दे के, गलत फीडबैक दे के, गलत प्रलोभन दे के, और हम अपना सामान उल्टा सीधे दामों पर बेचते हैं। उसी तरह ये चैनल हमारा लोग ज्यादा देखे, अखबार ज्यादा पढ़ें, ज्यादा विज्ञापन आवे, इसी होड़ में। और ये पूरी तरह से जो ये चौथा स्तंभ हम मान रहे हैं, वो ध्वस्त होता जा रहा है। और ये एहसास हमारे आप जैसे पत्रकारों को तो है ही। जो लोग हमें सबसे ज्यादा आदर करते थे, वो वर्ग भी हमसे, राजनीति में लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमसे कन्नी काटने लगे। और उनको ये लगता है कि ये डिक्टेटर जैसा व्यवहार करेंगे, हम एक लिख पर्चे पर भेज देंगे, उसे दिखाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि शाम को 10,000 का हम विज्ञापन दिलवा देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा आपने मेरे परिचय में कहा कि मैं एक पत्रकार संगठन से भी लंबा समय से जुड़ा रहा, लेकिन वो सब चीजें अब बेईमानी सी लगने लगी। अब ये लगता है कि जैसे बाकी दिन कट गए, वो आगे वाले दिन कट गए हैं। ये दुखद समय है, खास करके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मीडिया में। देवदत्त जी, आपसे शिकायत है कि आप अब हम जैसे गरीब लोगों की बात नहीं सुनते हैं। आप सिर्फ सत्ताधारी धनवान लोगों की बात सुनते हैं। अब आप पक्षपाती हो गए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि मीडिया पक्षपाती हो गया है, अब गरीबों की नहीं सुन रहा है, आप सिर्फ टीआरपी की रेस में है? देखिए, समय के साथ जो चीजें बदलती हैं, समाज जैसा बदलता है, वैसा हर क्षेत्र में परिवर्तन आता है, वैसे मीडिया के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। मीडिया के जब से हमें लगता है अस्तित्व था, तब से एक जुमला चल रहा था कि यदि आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर है, कुत्ता आदमी को काट ले तो ये खबर नहीं है। तो उस जब से ये चला है, तब से आज तक वही टीआरपी का, और वही वैसा वो जैसे आता है वो क्राइम रिपोर्टर, तो ऐसा आता है कि बच्चे देखें तो डर जाए कि कितना भयानक रूप से। लेकिन वास्तव में इन सब के बावजूद भी आज भी कितना भी कोई आलोचक हो, खूब नेता अधिकारी आलोचना करते हैं, अरे पत्रकार तो ऐसे वैसे, लेकिन जब उनके खिलाफ कभी न्यूज की थोड़ी भी हवा होती तो वो फिर मैनेज करते हैं, बात करते हैं, और जिसके पक्ष में छप जाता वो, और जिसके विपक्ष में, प्रभावित सब होते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आजादी के आंदोलन में ही अखबार अस्तित्व में आए, शुरू हुई खबरें जिस रूप में भी, और फिर एक आपातकाल का दौर आया, तब चौथा स्तंभ जो कहता था वैसी भूमिका में खड़ा रहा ये मीडिया जगत। अब क्या हो गया कि अब थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इसके कारण लगने लगा। लेकिन इसमें भी यदि आप छांटोगे तो जिम्मेवार लोग मिल जाएंगे, और इन्हीं को मुझे लगता है कि आशा भरी नजरों से अब समाज देख रहा है कि कुछ तो करेंगे, कहीं नहीं, कोई नहीं होगा तो कोई पत्रकार तो सुनूंगा, 1, 2, 10 जिसके पास जाए कोई एक पत्रकार तो होगा जो हमारी बात रखेगा। और आज भी बड़े संस्थान भले ही सरकार से या किसी चीज से प्रभावित हो, लेकिन ये छोटे यूट्यूबर हैं, वो खबर को जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत कम में, और वो पुनः प्रसारित कर देते हैं। तो अभी भी महत्व तो है, लेकिन वो जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वो जो विश्वास होना चाहिए था, वो वाकई में दरक रहा है। ये सब मीडिया के लोगों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम चौथे स्तंभ भी हैं, और हमारे ऊपर लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। जैसा आपने अभी कहा था कि उम्मीद आखिरी उम्मीद है, तो उस उम्मीद को एक दिया जलाए रखो, क्योंकि लोगों को बड़ा विश्वास है, और कई लोग बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि कितना भी कुछ दौर चला, कैसा भी हो रहा, लेकिन बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं, कोई चीज दबती नहीं है। कोई खबर आप सोच लो, आप 99 को मैनेज भी कर लोगे तो एक तो होगा जो उस खबर को, या तो उसको अवसर नहीं मिला मैनेज होने का, अपन ऐसा भी कह दें, लेकिन वो खबर कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाएगी। तो हम सबको भी ये विश्वास रखना चाहिए कि हम जो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की, जिसकी जिसकी कोई नहीं सुने, जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे तो मेरे पास आना, इस तरह से एक विश्वास लोगों को अपन को देना है कि आप मेरे पास आओ, हम तो करेंगे आपकी मदद। क्योंकि यदि ये भी पूरी तरह से
दरक गया। जैसे राजनीतिक लोगों का विश्वास धीरे धीरे गिर रहा है। आप कहीं चौराहे पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे खड़े होंगे, कुर्ता पजामा जैकेट पहने कोई आएगा तो युवा पीढ़ी जो खूब यात्राएं करती है वो दूर से कह रहे नेताजी आ रहे हैं, मतलब ये व्यंग। तो अब वो व्यंग पत्रकारों पर भी होने लगे हैं, अरे ये तो पत्रकार है। ये चीजें दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सुविधाओं और सफलता के चक्कर में जो सार्थकता की पत्रकारिता उसको पीछे छोड़ गए। हमें सफलता चाहिए, हमारा इतने व्यूअर्स, अपने जिसका सर्कुलेशन है, जिसके वो है, इसमें जो प्रतिस्पर्धा में हम पड़ गए हैं वो दिक्कत का काम हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण, या कहें कि प्रकृति में न्याय व्यवस्था है ही, तो कोई ना कोई तो निकल ही आता है जो किसी न किसी खबर को कहीं ना कहीं से ब्रेक कर ही देता है। और मुझे लगता है कि यही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत अभी भी। विनोद जी, जी। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप टेलीविजन देखते हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है, खासकर जो डिबेट्स आप देखते हैं उसमें जिस तरह के विवाद हो रहे हैं, जो एक बातचीत का स्तर खराब हो रहा है, आप टेलीविजन को कैसा देखते हैं? और दूसरा, क्या जो वैकल्पिक मीडिया है आपका, उस पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, अभी भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक लगता है? जी विनोद जी। ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2012 के बाद मैंने जो ट्रेडिशनल मीडिया जो है, जो न्यूज़ चैनल नॉर्मली हम देखते थे, वो देखना बंद कर दिया। क्योंकि जब रियलाइज ये हो गया कि उसमें दो तीन फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट में दो चार लोगों को बिठाया जाता है, एक पिटने के लिए होता है और दो तीन पीटने के लिए होते हैं, इस तरह से चलता है वो प्रोग्राम। तो एक को गाली सुनाई जाती है, कोई पाकिस्तान से होगा, कोई इधर एक देश से होगा या पॉलिटिकल पार्टी से होगा, एक बेचारा होता है, शायद मेरे को नहीं पता, शायद पेमेंट भी मिलती होगी उन लोगों को शो पे आने के लिए। तो एक तो बिल्कुल पीटा जा रहा है, उसको सब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल रहे होते हैं, दूसरे बोले जाते हैं। तो उसको मौका भी नहीं दिया जाता है कि वो अपना काउंटर करे, ना उसमें क्षमता होती है कि वो काउंटर कर पाए, फैक्ट सामने रख पाए। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद हमने, मतलब रफली मेरे को लगता है 2012-13 के बाद मैंने कोई चैनल टीवी पे कभी न्यूज़ चैनल एटलीस्ट तो कभी देखा नहीं है। अब क्या देखते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी सुबह आज, तो आपने बोला आईआईटी बाबा वाला वो जो है, आई थिंक दैट्स, हमने बात किया था उसका। तो मेरे को मालूम भी नहीं था, क्योंकि मैं वो टीवी देखता नहीं हूँ और बाकी ऐसी फीड्स को सब्सक्राइब ही नहीं करता हूँ। तो आज भी विकल्प वाला जो है, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट आप देखोगे वो ट्रेडिशनल मीडिया से निकल के अपनी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जिनकी अच्छी चैनल्स और अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत है, हर स्टेट में है, और वो बहुत अच्छा काम अपना कर रहे हैं। मेरे को ये लग रहा है कि एक सीरीज आपको भी आलोक जी ऐसी करनी चाहिए कि लोगों को भी क्या देखना चाहिए। अब अगर, मेरे को लगता है कि वो उनकी यूट्यूब चैनल्स इसलिए नहीं चल पा रही हैं क्योंकि जनता देख नहीं रही होगी या किसी तरीके से पहुंच नहीं रही उनके पास। और अगर जनता को अश्लीलता यूट्यूब चैनल पे या कॉमेडी शोज पे या ऐसी मारपीट टाइप के अच्छे लगते हैं तो वो दिखाते रहेंगे लोग, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को पैसे कमाने हैं। तो कुछ तरीके से, आई मीन, आप लोग सारे जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस्ड हो, हम तो टेक्नोलॉजी वाले हैं, थोड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आई थिंक कुछ इस तरह का जरूर होना चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट जो है कहीं एग्रीगेट हो जाए और फिर लोगों के पास फिल्टर हो जाए, मतलब एक अच्छा कंटेंट को सब्सक्राइब करने का और उसकी लिस्टिंग बन जाए कोई, तो इस तरीके से। बट अदरवाइज तो ट्रेडिशनल टीवी देखने में तो बिल्कुल मजा नहीं आता। मनोज जी, हम आपसे एक बात जानना चाह रहे थे कि अगर आप पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपका संस्थान में भी आपको परेशानी होती है, आपके निजी जीवन में भी आपको परेशानी होती है, और आपकी दुश्मनी होती है, और तमाम तरह के नुकसान होते हैं। अगर आप पक्षपाती पत्रकारिता करते हैं तो आपके व्यक्तिगत रूप से भी आपको फायदा मिलता है, सरकारों से आपको फायदा मिल सकता है क्योंकि जिसके पक्ष में आप बात करेंगे, जनता से आपको फायदा मिल सकता है। तो अगर आप किसी एक पक्ष की पत्रकारिता करते हैं तो आपको फायदा होता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके लिए समाज भी जिम्मेवार है? क्योंकि आप ईमानदारी की पत्रकारिता करके कभी परेशानी में फंसते हैं तो समाज कभी आता नहीं है कि आपका साथ देने के लिए आया। आपने कोई ईमानदारी की पत्रकारिता करी और लोग या सरकार आपके पीछे पड़ गई तो समाज आपको बचाने नहीं आता। तो क्या जो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, क्या इसके लिए समाज जिम्मेवार है मनोज जी? नहीं, समाज तो जिम्मेदार है ही। जैसे अभी देवदत्त जी ने कहा आजादी के आंदोलन और इमरजेंसी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गांधी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पहले लंबी लिस्ट है जो
देश को बनाने वाले नेता थे, वो सब पत्रकार थे। उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, वो आज जो पत्रकारों का रहन सहन है उसने भी बहुत बड़ा दोष है कि हम चाहते हैं लंबी गाड़ी में, बड़े कोठी में रहना। उस जीवन शैली, हमें लगता है कि ये कम से कम तनख्वाह में, चूंकि अगर हम आम आदमी की बात लिखेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने शुरुआत सीखी है कि हम उसके साथ जिसके सर पर पुलिस का डंडा, हम जनसत्ता का जैसे स्लोगन था कि सबकी सबकी खबर ले, सबको खबर दे, अगर इन बातों पर यकीन करेंगे तो हमें हर जगह संघर्ष करना होगा जैसा आप कह रहे हैं, और हर जगह हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर हम मंत्री की खबर छाप देंगे, उसके हिसाब से उसकी रिलीज छाप देंगे, तो हमें मंत्री के घर से भी गिफ्ट आएगा, हो सकता है अलग से पैसा भी आवे, और संस्थान भी वाह वाह करेगा कि हमें विज्ञापन मिल रहा है। तो ये तो आसान है, लेकिन हम वो अपनी जो धर्म है पत्रकारिता का, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो गद्दारी तो खैर समाज ही दोषी है और कुछ नहीं। मैं तो मानता हूं सबसे बड़ा समाज ही दोषी है। आप बताओ ना, 6 6 टर्म के एमएलए और एमपी, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको अपना घर नहीं है। मैं बिहार से ओरिजिनली आता हूँ। वहां कर्पूरी ठाकुर मंत्री रहे, मुख्यमंत्री 2 2 बार। और उनको भोला पासवान शास्त्री मेरे वो झुग्गी में रहते थे। कर्पूरी ठाकुर को अपना घर नहीं था। आज जो एक बार एमएलए बन जाए, उसके यहाँ सबसे पहले लेटेस्ट गाड़ियां आएंगी, एमपी बन जाए। ये मतलब वहीं की नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो पहले रहे होंगे उनकी स्थिति और आज की स्थिति, देश के प्रधानमंत्री या इस तरह की, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गया। तो इसलिए समाज में हर जगह मूल्यों की गिरावट है, और रुपया पैसा दिखावा इसी को महान चीज बता दिया गया है, और उससे अपना मीडिया अछूता नहीं है। ये कहना, पहले ये प्रिंट बनाम टीवी चलता था झगड़ा, अब ये टीवी बनाम सोशल मीडिया चल रहा है। थोड़े दिन में आप देखिएगा सोशल मीडिया में भी अभी अभी लाइन खींच गया है कि ये मोदी समर्थक है, ये मोदी विरोधी है, ये फलना है, ये ढिमकाना है। तो मेरे हिसाब से पत्रकार को केवल पत्रकार रहना है। जैसे मैं अभी प्रभाष जोशी संपादक थे, मैं उनकी किताबें 2 3 संपादन किया। लोग कहते थे वो भाजपा विरोधी है, फलना ढेकाना। जब मैंने किताबें किया तो वो प्रतिष्ठान विरोधी थी, सत्ता विरोधी थे। जो सत्ता में है उसके खिलाफ लिखना, उसकी कमियां उजागर करना, जो उन्होंने हम लोगों को बताया और हम लोगों ने सीखा कि जो सत्ता में है उसकी कमियां उजागर करना, ये पत्रकार का काम है। लेकिन हो अभी वो ये रहा है कि जो भी सत्ता में आवे, हम उसकी जय जय कर रहे हैं। उसका परिणाम देखिए कि संवाद बंद हो गया, एक तरफा रिलीजें आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नेता करना बंद कर दीजिए। बाजार में हम उन्हीं चीजों को, और ये टीआरपी, किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या लिखने बोलने पर आती बढ़ती नहीं है, तो इसलिए वो सब चीजें जो मेन चीज है, पर्यावरण या जिन पर विनोद जी काम करते हैं, वो बहुत सारी चीजें मीडिया मेन स्ट्रीम से गायब है। और गायब रहेंगे चूंकि उसमें बहुत पैसा नहीं मिलना है। दिखाया ये जाएगा कि वो साधु बाबा का सर फोड़ दो तो टीआरपी बढ़ेगा, वो दिखा दो। तो ये इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसके लिए मूल जिम्मेदार तो समाज ही है। हम सब समाज के ही तो अंग हैं। तो जी मनोज जी, देवदत्त जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। एक बदलाव आया जब आप लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी, तो अखबार में संपादक अलग होता था, मालिक अलग होता था। फिर चीजें बदली, अब मालिक ही खुद संपादक होने लगे। और धन्ना सेठ जो लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनने पत्रकारिता को व्यापार की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें वो धन कमा सकें, प्रतिष्ठा कमा सकें, संबंध कमा सकें, और अपना कारोबार अच्छे से चला सकें। तो देवदत्त जी, क्या आप मानते हैं कि इसकी ये महत्वपूर्ण वजह है कि आम संपादक के हाथ से अखबार निकल के मालिक के हाथ में चला गया मीडिया, इसलिए ये पतन हो रहा है? आप इसको क्या वजह मानते हैं? मीडिया की जो गिरावट है, उसमें आपके विचार क्या है देवदत्त जी? बिल्कुल आलोक जी, आपने ये सही मुद्दा उठाया है। ये पहले आप देख लें कि पहले जो संपादक थे उनके आप नाम जानते हो, बरसों पुराने, 40 साल 50 के, ये जनसत्ता के ये संपादक थे, नव दुनिया के ये थे, जागरण के ये थे। आप नाम जाने जाते थे संपादक, क्योंकि उनकी लेखनी होती थी, उनकी जो अखबार से प्रदर्शित होता था कि इस अखबार के संपादक है। लेकिन आज आप किसी बड़े अखबारों के भी संपादक के नाम नहीं जानेंगे। अब तो मैनेजर रखे जा रहे हैं कि कौन कितना बिजनेस लाएगा, कौन कितना सर्कुलेशन बढ़ा देगा, कौन कितना आगे ले जाएगा इस संस्थान को, ये मैनेजर रखे जा रहे हैं। और खुद मालिक संपादक इसलिए ही बन गए कि उनने फिर अपने सब
धंधे आज अखबार मानकों की भी देखो आप, किसी की खदान है, किसी की दुकान है, और कोई नेतागिरी में है तो कोई कहीं भी, मतलब वो एक माध्यम बन गया पत्रकारिता का कि इसके माध्यम से हम जो सफलता पाना चाहते हैं जिस भी क्षेत्र में, तो ये कवच का काम करेगा पत्रकारिता। तो ये जो अंतर आया है इसके कारण पूरी गिरावट आई है। और आज मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा संपादक होगा जिसको पूरी स्वतंत्रता होगी कि मालिक कभी कुछ कहे नहीं। कितने उदाहरण हैं जहां मालिक ने पहले डिनाई कर दिया, किसी ने दबाव भी डाला, उन्होंने कहा नहीं, जो संपादक कहेंगे वो तय होगा, कौन सी खबर लगना कौन सी नहीं लगना। तो ये वाकई में जो मैंने जो पहले ही कहा था, सफलता की जो और एक स्टेटस सिंबल की जो चाह है। पहले के पत्रकारों के कार्टून बनते थे तो आपने देखा होगा, दाढ़ी बड़ी है, थैला टांगे है ऐसे। और आजकल के पत्रकारों के जो बनते हैं वो देख लो आप, वो उनको लगता है कि हम पे, क्योंकि वो जाते हैं जब उद्योगपति के बड़े नेता के पास, वो सुविधा हमारे जीवन में ऐसे नहीं चाहिए। और वाकई में जो अभी मनोज जी भाई साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि समाज ही दोषी है। समाज उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा जो हवाई चप्पल पहने, कुर्ता पजामा, थैला टांगे, दाढ़ी बढ़ाए जा रहा है पत्रकार। मतलब अरे ये तो जीवन बर्बाद ना, इसने परिवार को किया ना कोई। उसको मात्र देगा जो लग्जरी गाड़ी में आया, सूटेड बूटेड पत्रकार आया है। ये नहीं देख रहा कि काम उसने क्या किया है, उसने कितनी चीजों को छुपाया होगा और ये कितनी चीजों को उजागर कर रहा है। तो समाज का नजरिया थोड़ा बदले कि ऐसे लोगों को प्रतिष्ठित करें। आप कल शायद अपनी चर्चा भी हो रही थी कि अब अमीर आदमी और गरीब आदमी का चुनाव करवा लो, तो गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि इतने महंगे चुनाव हो गए। ऐसा ही पत्रकार यदि रहना भी चाहे तो समाज या परिवार नहीं रहने देना चाहता उसे पत्रकार, क्योंकि तुम खुद भी बर्बाद हो रहे हो, परिवार भी बर्बाद कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो सोच में परिवर्तन समाज में आया है, उसका जो हर जगह असर हुआ है वो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हुआ है। और उसी का ये खामियाजा है कि दिन प्रतिदिन पत्रकार इस प्रतिस्पर्धा, इस होड़ में शामिल होते जा रहे हैं कि मेरे बंगले, गाड़ी किसी उद्योगपति, किसी नेता या अन्य पत्रकारों से ज्यादा अच्छे हो। तो और धंधे और सब वो तो मैनेजर को सौंपते हैं संस्थान, और वो केवल टीआरपी या जिसको कहते हैं ना मैनेजमेंट, उसमें लगी रहती है। तो बड़ा अंतर आया है। लेकिन ये भी एक प्रकृति की व्यवस्था समझो, प्रकृति की, कि यूट्यूब चैनल शुरू हुए तो उन लोगों को जो अखबार मालिक पसंद नहीं करते थे वो अपने अपने चैनल, कितने लोग कितनी व्यूअरशिप पा रहे हैं आप जानते हैं, सबके नाम, कितने नामों के लिए बड़े संस्थान में उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उन्होंने अपने चैनल किए और वो आज लोग उनको लाइक कर रहे हैं। तो ये सबको समझना चाहिए कि आपको यदि पैसा कमाना, अपना स्टेटस सिंबल अच्छा रखना, सब कुछ करना है तो फिर आप धंधा बिजनेस करो, आप पत्रकारिता मत करो भाई। आप सीधे या तो नेतागिरी में चले जाओ, उद्योग धंधे। यदि पत्रकारिता करना है तो फिर शुद्ध पत्रकारिता करो, जिससे कि जिस काम के लिए आप आए वो तो पूरा हो सके। लेकिन फिर वही बात घूम फिर के आती है कि ये समाज जैसा चाहता है वैसी फिल्में बन रही हैं, वैसी पत्रकारिता जी जा रही, वैसी राजनीति हो रही। जी। विनोद जी, टेक्नोलॉजी जो है आम आदमी को मजबूत बनाती है। टेक्नोलॉजी की विशेषता है कि वो आम आदमी को मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। क्या ये माने कि आपने जो आम आदमी के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हर आदमी अब पत्रकार है, रिपोर्टर है, क्या इससे आपको एक उम्मीद जगती है कि आम आदमी के हाथ में जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है समाज को बदलेगी? जी विनोद जी। डिफरेंस तो हम देख ही रहे हैं। आप जैसे पहले मैंने बोला कि अभी आप देख लीजिए कि आप जो अभी कर रहे हैं ये तो टेक्नोलॉजी ने ही एनेबल किया ना। जी या हम जो चार लोग अभी कर रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी ने एनेबलमेंट कर लिया। और आम आदमी को ऑप्शन है, वो जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, मेरे को तो सुबह तक मालूम ही नहीं था कि आईआईटी बाबा का ऐसा हुआ है। तो वो क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में, मेरे को फेसबुक या कोई दूसरा नेट जो भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मेरे को वो फीड करता है जो मैं देखना चाहता हूँ। और जब मैं अच्छा चीजें देखता हूँ तो मेरे को अच्छी चीजें ही दिखती है। मुझे प्रेमानंद जी महाराज का वो आ जाता है सुबह सुबह, या जिस टाइम पे भी मेरे को खोलना सबसे पहले वो आ जाएगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी आपको अच्छे चीज में भी हेल्प कर सकती है। वो आप गंदा देखोगे तो आपको वो गंदा ही दिखाएगी, क्योंकि उसको भी अपना एड रेवेन्यू बनाना है। तो टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल आपको एनेबल कर रही है। अब एनेबल समाज को होना है। इसमें टेक्नोलॉजी आपका दिमाग नहीं चेंज कर सकती है। वो आपको अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छी फीड दे देगा, आप गंदा देखना चाहते हो तो गंद और दिखाएगा, आपका दिमाग और खराब करेगा। तो आपको एक डिसीजन लेना है। तो आप कैसे बच्चों को या हर जनरेशन में लोगों को समझाया जाए कि भाई ठीक फीड देखो, अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे या जैसे भी,
तो नॉलेज देने वाले भी बहुत हैं। आप अभी देखोगे इतनी सारी हेल्थ चैनल चल रही हैं जो काफी अच्छी है, और कई प्रकार की नॉलेज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर में बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देते हैं। आजकल यूएस में एक छोटे छोटे एक, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनका, एक इंडियन है जो यूएस में शिफ्ट हुए, वो यंग बॉय, आई विल एक उसका मे बी कभी हम डिस्कशन करें उस पे। यहाँ पे अगरतला में और बाहर कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जो रिमोट एरियाज में है, वहां पे वो रिमोटली पढ़ा रहे हैं। मतलब ही इज द यंगेस्ट बॉय हु हैज अचीव्ड सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइड सर्टेन एग्जाम्स। तो वो उसका यहाँ पे रिमोटली सारे बच्चों को दिखाता है, और स्कूल्स अरेंज कर रहे हैं। तो अब मतलब लोगों को मनोज जी, करना है समय काम। की पाबंदी है, समय खत्म हो रहा है, तो मैं आखिरी में कहूँगा, मनोज जी से एक बात आखिरी में और जानना चाहूंगा, हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं। मनोज जी, भाई साहब, हम आपसे जानना चाहें कि आप लोग हम लोगों को सिखाते थे कि जो छुपाया जाए वो खबर है, जो दिखाया जाए वो विज्ञापन है। लेकिन फिर समाज कहने लगा नहीं, जो सकारात्मक चीज आप दिखा रहे हैं वो दिखाइए, अगर नकारात्मक चीज आप दिखा रहे हैं तो वो पत्रकारिता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो सीखा कि जो नकारात्मक चीजें हैं वो आप दिखाइए, वही सकारात्मक पत्रकारिता है। जो समाज की कमियां हैं वो दिखाइए। तो समाज ने जो अपना ये एजेंडा बदला है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आखिरी में चाहता हूं कि आप इस पूरी बात को थोड़ा बताएं। नहीं, वास्तविकता सही स्थिति आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा कठिन टास्क हो गया है, क्योंकि ऐसी होड़ हो गई है कि हमें फिर से गणेश शंकर विद्यार्थी तलाशने होंगे जो झोला कंधे में झोला उठकाए और कबीरदास जैसा कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। क्योंकि जो हालात मार्केट के बन गए हैं, इसमें वो आदमी सरवाइव ही नहीं कर सकता। आज भी जब से मैं वापस जनसत्ता से रिटायर्ड होकर 5 साल बीच में खाली रहा, कभी मौका लगेगा तो मैं दूंगा। एक किताब, मैंने अपने 20 ऐसे रिपोर्टों की एक किताब लिखी, अपनों का संघर्ष, जो छपी हुई जिसमें मैं पत्रकार एक्टिविस्ट की तरह लगा। जैसे एक तेजाब से जली लड़की की हमने शादी करवाई, उसको क्या क्या कष्ट होने पड़े। हमने एक वैज्ञानिक की लड़ाई लड़ी, एक घर खाली कराया माफिया से। मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा था कि इसे भी पत्रकारिता का एक काम माना जाता था कि जो समाज में बुराई है उसको उजागर करके उसके खिलाफ लड़ाई हम लड़ें, और उसका सबसे बड़ा सशक्त माध्यम अपने हम मीडिया को बनाएं। इन सब चीजों को ना कोई पढ़ने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। बकवास और कहेगा लोग, क्योंकि आपका श्रम जाया होगा और आप संस्थान की उतनी जगह घेरेंगे। मैं तो एक बार गया था ऐसे ही कहीं किसी के कॉलम की बात करने एक अखबार से, तो उस हमने सोचा कि उसको वो पैसा देगा, उल्टा वो कह रहा है कि आप हमारी जगह भरेंगे तो हाँ, आप क्या पैसा हमें देंगे। मतलब उसकी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई आदमी पर्यावरण पर, समाज की कमियों कमियों पर, भ्रष्टाचार पर, कुरीतियों पर लिख रहा है। तो उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसको पढ़ के समाज में कुछ बदलाव होगा। उसकी दिलचस्पी है कि आपने उसकी जगह घेरी है, वहां वो किसी हीरो हीरोइन का देता या किसी लाला जी का विज्ञापन देता तो उसे पैसे मिलते। तो कह, इसलिए वो समाज की सोच को बदलने के लिए काफी ये कठिन काम है, हवा के विपरीत प्रवाह है। संयोग से अभी भी मैं एक न्यूज चैनल में जुड़ा हूं, उसमें जाता हूं। मेरी आज भी यही कोशिश है कि जो साथी लोग खबर भेजते हैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि आप ये मान के चलो कि हमारी खबर से किसका भला होना है, किसी का हम भला कर सकते हैं क्या, तो हम इस बात को लिखें। और लड़ाई लड़नी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगत सिंह बन के हम फांसी पर चढ़ जाए, और हर बात के लिए फांसी पर चढ़ना नहीं है। लेकिन एक चेहरा समाज का दिखाना, ये भी एक पत्रकारिता का सबसे प्रमुख कारण है। और मुझे लग रहा है कि जब पत्रकारिता गढ़ा गया होगा या जब सोच बनी होगी, तो सूचना देने के साथ साथ ये भी एक चीजें उसमें एडिशन रही होगी जो जी भाई, हमने आप धीरे समय धीरे की खोया थोड़ी है। कमी है तो हम पूरी बात आपकी अच्छे से सुनना चाह रहे थे और नहीं सुन पाए। लेकिन आखिरी में मैं एक बात कहूंगा कि चाहे मनोज जी हो, चाहे देवदत्त जी दुबे हो, ये लोग उस समय के पत्रकार हैं जब ये कहीं भी जाते थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुख्यमंत्री भी उठ के खड़ा हो जाता था और उन्हें कुर्सी देता था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को स्टूडियोज में, भरुआ हो तुम, दलाल हो तुम, धंधे पर बैठ जाओ तुम, कोठा चलाने लगो तुम, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, पत्रकारों का जो अपमान हो रहा है,
उसे देखकर बहुत अजीब सा लगता है। इसके लिए पत्रकार वे स्वयं जिम्मेवार है या समाज जिम्मेवार है, मुझे नहीं पता। लेकिन इन तमाम शब्दों से यह तय है कि पत्रकारिता की जो एक विश्वसनीयता थी, जो एक सम्मान था, वो खत्म हुआ है। मनोज जी और देवदत्त जी दुबे जैसे लोग सम्मानित लोग थे समाज के, जब तक पत्रकारिता सम्मानित थी। लेकिन जब पत्रकारिता खत्म हो रही है तो पत्रकारों का सम्मान भी खत्म हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि आम जनता के बीच विश्वास भी खत्म हो रहा है, और वो आखिरी उम्मीद जिसकी मैंने चर्चा की थी वो टूट रही है। ये कैसे बचेगी? ये विनोद जी जैसे लोग हैं जो कोई नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक लाएंगे और नए पत्रकार पैदा करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात धैर्य से सुनी, मैं पूरे सब लोगों का आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार।